चर्चा कर रहे थे इसी की। आज 11 तारीख दिन सोमवार, कल से मूल्यांकन भी प्रारंभ होगा, तो आज इसे देखें। आगे फिर समय मिलता है तो आगे फिर कक्षाएं होंगी। अन्यथा बताया गया है कि वो देखें स्वयं प्रभा चैनल दूरदर्शन का, जिसके ये सब चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। और फिर से एक और कोई दीक्षा है, पढ़ाने की दीक्षा है उसमें भी जाए, सर्च करें और चैप्टरों के बारे में जानकारी करें। तो हम लोग आ जाते हैं पिछले क्लास के आगे सीधे। तो हम लोग स्मेल के नियम की चर्चा किए। इसके अनुसार था कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू अपर एन, अपवर्तनांक घेटा लिख लीजिए। अपवर्तनांक के लिए कहीं कहीं म्यू भी लिखा है, तो यह भी ध्यान रखेंगे, म्यू भी लिख लिया जाता है एन अथवा नहीं। तो हाइगेंस के तरफ सिद्धांत के अनुसार था निरपेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा कि वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक यानी अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात लिखे या वायु निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए, तो निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल और बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल C और माध्यम में प्रकाश की चाल को V से प्रदर्शित कर रहे हैं। यदि हम वायु प्रकाश की बात कर रहे थे तो ऐसा लिख लें, या ANG है तो MANG और यह बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो C प्रकाश की चाल है निर्वात में अथवा वायु में, और V चाल है प्रकाश की निर्वात माध्यम जिसमें आप कांच, तो इसको हम लिखेंगे कांच में चाल, तो VG से प्रदर्शित कर सकते हैं। यहां जानते हैं C निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और यदि कांच में हम जानना चाहें तो VG लिखेंगे, और हम जान रहे हैं कि कांच का अपवर्तनांक 3/2 होता है, तो इसके आगे यदि हम लिखना शुरू करें तो 3/2 ऐसे लिखेंगे। इसे काट सकते हैं, 2 से यहाँ गुणा कर सकते हैं, तो VG यानी कि कांच में प्रकाश की चाल 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। 2×10 निर्वात में कितने हैं? 3 निर्वात अथवा वायु में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और कांच में जाने पर यानी सहन माध्यम है कांच वायु की तुलना में, तो कितनी हो गई चाल प्रकाश की? 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। फिर थोड़ा सा और इसको आगे प्रोसीड करें। जैसे कहा कि एन वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक को ले लेते हैं, तो ANG बराबर C बटा V बराबर, अब यहाँ और कहें ANG 3/2 है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। तो कांच के लिए करते हैं, तो कांच में प्रकाश की चाल ये काट सकते हैं, इसे इस तरफ ले जाए और इसे इस तरफ ले जाए, तो VG यानी ग्लास में प्रकाश की चाल कितनी हो गई?
मीटर प्रति सेकंड और बटा जल में प्रकाश की चाल जानना चाहते हैं। यदि जल में प्रकाश की चाल जानना चाहते हैं तो फिर आगे लिखिए और जल में प्रकाश की चाल बराबर 9 बटा 4 और गुणे 10 पर घात मीटर प्रति सेकंड और 4 से 9 में भाग दें तो 2.25 गुणे 10 पर घात 8 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ देखिए 4/3 यानी 1.33 और 3/2 यानी 1.5 यानी कांच जो है जल से ज्यादा सघन माध्यम है। कांच ज्यादा सघन है और जल कम सघन है, वायु सबसे कम सघन है। तो 1.33 वाले अपवर्तनांक में प्रकाश की चाल 2.25 और 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम प्रकाश की चाल 2 गुणे 10 पर घात 8 मीटर प्रति सेकंड। और उदाहरण ले सकते थे, ऐसे मान लिया जाए कि किसी लिक्विड का अपवर्तनांक अब C/VL उस लिक्विड में प्रकाश की चाल तो अपवर्तनांक यदि होता 5/3 ऐसे यानी 1.66 तो C का मान है 3 गुणे 10 पर घात 8 और लिक्विड में प्रकाश की चाल उस लिक्विड अज्ञात लिक्विड में और जिसका अपवर्तनांक 5/3 तो L बराबर 3 से गुणा कर ले 9 और बटा 5 गुणे 10 पर घात 8 और 5 से 9 में भाग दें तो 1 बार और 1.8 18 गुणे 10 पर घात 8 मीटर प्रति सेकंड। तो देख लिया जाए इनको ऐसे। तो यहाँ पर दिनांक है 1.66 जबकि क्रम से लिख लेंगे 1.3। तो हमने 4 क्या क्या पाया इसलिए इसको जरा सा 1.33 वाले में 2.25 1.5 वाले में 2 गुणे 10 पर घात 8 मीटर प्रति सेकंड। 1.66 वाले में 1.8 गुणे 10 पर घात 8 मीटर प्रति सेकंड। यानी जैसे जैसे हम अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यमों में प्रकाश के किरण को प्रवेश कराएंगे वैसे वैसे प्रकाश की चाल क्या होगी, घटेगी। तो निष्कर्ष इसका क्या हुआ कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। ये चीजें स्पष्ट हुई तब जब हाइगन्स का तरंग सिद्धांत आया, तब कि प्रकाश की चाल किस माध्यम में अधिक और किस माध्यम में कम होती है। तो इससे हमने सीखा कि प्रकाश की चाल जो है किस माध्यम में कितनी हो सकती है। यदि अपवर्तनांक हम जानते हैं उस माध्यम का तो उसका उस माध्यम में प्रकाश की चाल भी बता सकते हैं। और स्वाभाविक सी बात है कि तो हम जान ही लेंगे कि कितना होगी चाल उसकी। तो एक लाइन का निष्कर्ष यह रहा कि सघन माध्यमों में प्रकाश की चाल कम और विरल माध्यमों में प्रकाश की चाल अधिक होती है। अब इसमें एक चीज और देख लीजिए आगे। तो यहां हमने लिखा m बराबर या स्नेल का नियम था साइन आई अपॉन साइन आर। हमने लिखा m बराबर c/v यह हाइगन्स के तरंग सिद्धांत के अनुसार। और हम लोग जानते हैं तरंग में जो है कि तरंग वेग बराबर आवृत्ति और गुणे तरंग दैर्घ्य। तो माध्यम में यदि निर्वात में आवृत्ति n1 और
की जाए कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या क्या चीजें बदल जाती है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर चाल बदल जाएगी, तरंग दैर्घ्य बदल जाएगी, लेकिन प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है, इसे ध्यान में रखेंगे। तो प्रकाश की आवृत्ति फिर एन ही दूसरे माध्यम में जाने पर तो ऐसे निकलेंगे। तो इस एन को हटा लेंगे, आवृत्ति को हम हटा लेंगे ऐसे। तो अपवर्तन की घटना जब हो रही है तो यह चीज एकदम से स्पष्ट हो जानी चाहिए कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की चाल बदल जाती है, तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, आप तक अपवर्तन कोण का मान परिवर्तित होगा दूसरे माध्यम में जाने पर, अलग अलग माध्यमों में जाने पर, लेकिन प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती। यह 10^14 की कोटि की होती है, हर्ट्ज, 10^14 हर्ट्ज की कोटि। तो जैसे अब इसके लिए भी एक चीज और देखें कि तरंग दैर्घ्यों का अनुपात, यदि हम पहले एक एग्जाम्पल लेंगे इसका कि वायु से कांच में जा रही है प्रकाश की किरण, वायु से कांच में जा रही है 3/2 बराबर। अब इसको हटा दें तरंग दैर्घ्य के रूप में, इसको देखेंगे तो वायु में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य यदि 4000 एंगस्ट्रॉम है तो कांच में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी हो जाएगी? इसको भी ध्यान कर सकते हैं। 2 बराबर 8000 और बटा 3 से काट सकते हैं, 3 दूनी 6 और फिर 2 0 18, फिर 2 बचा, फिर 3 × 18, 10^6 ऐसे एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में ध्यान रखिए, एकदम एक ठीक ऊपर ही 0 रखिए। एंगस्ट्रॉम के लिए ऐसा कभी न लिखें, इसका भी ध्यान रखा जाए। तरंग दैर्घ्य ए पर नॉट ये जो लिखा गया है तो तरंग दैर्घ्य घट जाएगी, तो सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश की तरंग दैर्घ्य भी घटेगी। 4000 था तो कितना हो गया? 2666 एंगस्ट्रॉम के लगभग हो गए। तो जाने पर देखे क्या क्या हो जा रहा है, चाल भी घट रही है और तरंग दैर्घ्य भी घट रही है, आवृत्ति तो नहीं बदल रही है। तो C बराबर म्यू लैम्डा ऐसे लिख लें, चाहे C बराबर m लैम्डा लिख लें। जब म्यू ही रखें, m तो हम लोग अपवर्तन को डिनोट कर रखे हैं तो म्यू से दर्शाएं ऐसे। तो आवृत्ति नहीं बदल रही, तो चाल किस कारण से बदल जा रही है? क्योंकि तरंग दैर्घ्य बदल जा रही है। तो सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश का जो है क्या कहेंगे, तरंग दैर्घ्य जो है बदल जाएगी, तरंग दैर्घ्य घट भी जाएगी। इतनी चीजें स्पष्ट हो जानी चाहिए। और यह था किसके अनुसार? हाइजेंस के अनुसार। एक चीज इंटरेस्टिंग जरा सा देखें इसी में फिर से वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है और निर्वात में प्रकाश की चाल की ऐसा नहीं, निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मान लिया गया कि 6000 एंगस्ट्रॉम है ना। जिस माध्यम में जा रही है प्रकाश की किरण उसमें तरंग दैर्घ्य हमें जानना है। तो जब 3/2 है तो लैम्डा बराबर 12000 लिखेंगे और बटा 3, तो 12000 को 4000 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम लगभग वो कहा लाल के लगभग था तरंग दैर्घ्य, क्योंकि दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3646 से 6563 एंगस्ट्रॉम। बाबर का जब वो पढ़ेंगे तब लेमन बाबर सीरीज में सब परमाणु भौतिकी में जब पढ़ेंगे तो स्पष्ट होगा। वहां यहाँ देखें कि रंग बदल जा रहा है, तरंग दैर्घ्य बदलेगी तो स्वाभाविक है कि रंग भी बदल जाएगा। तो प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो है रंग भी बदल जाता है, यह ध्यान रखे रहेंगे। यही चीजें बाद में हम लोग फिर वीन के नियम में पढ़ेंगे
किरचॉफ के नियम को भी जानेंगे, और शोषण और उत्सर्जन की घटनाओं के समय भी यह सारी चीजें स्पष्ट होंगी कि कैसे कैसे किन तरंगदैर्घ्यों का अवशोषण होता है और किन तरंगदैर्घ्यों का उत्सर्जन होता है। यह सारी चीजें वहां क्लियर होगी जब परमाणु स्तर पे पहुंचेंगे तब, क्योंकि यहाँ कहने का मतलब इसे पढ़ाना, तो अभी इसमें बहुत सारी चीजें और उसे फिर देखेंगे। लेकिन ये चीज स्पष्ट हो जानी चाहिए, कितनी इंटरेस्टिंग चीज है कि रंग बदलता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर। क्यों बदल जाता है? क्योंकि अधिक है अपवर्तनांक या कम है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक यदि बदल रहा है यानी सघनता बदल रही है तो चाल भी बदलेगी और तरंगदैर्घ्य भी बदलेगी। क्या चीज नहीं बदलेगी केवल? तो स्पष्ट हुआ कि अपवर्तनांक आवृत्ति नहीं बदलेगी प्रकाश की। ये चीज इसमें थोड़ा सा और बता दें, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का अपवर्तन में एक चीज और देखें कि है जैसे कभी कभी पानी में कोई पेड़ रख दी जाए तो ऊपर उठा हुआ दिखता है, तो वहां भी अपवर्तनांक के एक सूत्र है। वास्तविक त्रिज्या वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई, ये सूत्र है अपवर्तनांक के लिए। यहाँ वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई, तो उसके द्वारा हम निकाल लेंगे कि कितना ऊपर कोई पेन जो है उठ जाएगी, या कि तली से कितना ऊपर जो है वह सिक्का दिखाई पड़ेगा, तो इसके द्वारा देखा जा सकता है। 6 सेंटीमीटर की गहराई पे है तो कितनी गहराई पे वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई, इसे करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि कितनी गहराई में वह दिखेगा और कितना ऊपर उठा हुआ दिखेगा। तो अपवर्तनांक के 3 सूत्रों की चर्चा हम लोगों ने की। एक स्नेल के नियमानुसार साइन आई अपान साइन आर, दूसरा ये इनके अनुसार क्या नाम है हाइजेंस के अनुसार, और तीसरा एक और सूत्र बताया जो वास्तविक त्रिज्या चाहे वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई बराबर माध्यम का अपवर्तनांक। तो इन तीनों सूत्रों को देखेंगे, किताब में जो है ऐसे सवालों को लगाएंगे। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में हमने देखा कि प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है, और सघन से विरल में जाने पर जो है एक विशेष स्थिति, विशेष आपतन कोण के बाद अपवर्तन कोण का मान जो है वह 90 डिग्री से अधिक हो जाता है और प्रकाश की किरण जो है उसी माध्यम में लौट आ रही है। तो इससे संबंधित 2 चीजें दिखाई पड़, 2 चीजें जो है वह नेचुरल हॉट यूनिट और कोल्ड यूनिट। हॉट यूनिट और कोल्ड यूनिट इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना से संबंधित है। इसमें यह चीज है कि जो है हॉट यूनिट में क्या होता है कि रेगिस्तान में जो है बालू में भी, बालू की चमक में भी कभी कभी लगता है कि पानी का वो है, और यदि ताड़ वगैरह के वृक्ष हैं तो उसमें उल्टे हमें दिखाई पड़ते हैं, ताड़ के वृक्ष में सीधे उसमें उल्टे दिखाई पड़ते। उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है हॉट यूनिट है कि प्रकाश की किरणें धरती पर जब पड़ती है बहुत अधिक गर्म रहती है तो नीचे की वायु विरल हो जाती है और ऊपर की वायु सघन होता है। अधिक ऊंचाई जैसे बढ़ेंगे नीचे विरल वायु प्रकाश की किरण यहाँ आएगी तो हम वहाँ देखना चाहेंगे यदि दूर यदि है ताड़ का वृक्ष तो सघन से विरल में प्रकाश की किरणें जाती हैं, और सघन से विरल में जाने पर हमें मालूम है कि सघन से विरल में जाने पर जो है प्रकाश की किरणें विलंब से दूर हटती हैं, और दूर हटने की स्थिति में हमें उसकी सीध में जो है दिखाई जो प्रकाश की किरण प्रतीत होकर आई है सघन से विरल में, तो हमें उल्टा उसका प्रतिबिंब दिखेगा। हॉट मिरेज हुआ। और कोल्ड मिरेज में इसे किताब में भी थोड़ा सा स्पष्ट रूप से पढ़ लेंगे ताकि क्लियर हो जाए। और कोल्ड मिरेज में क्या होता है कि ठंडे प्रदेशों में जब जो है समुद्री जहाज वगैरह आते हैं तो बहुत जब ठंड होती है तो जहाज लगता है कि उसमें उल्टे उसमें दिखाई पड़ रहे हैं। वहाँ भी वही बात है कि नीचे सघन वायु है, जहाँ हम खड़े हैं सघनता के मतलब ठंड के कारण वायु सघन हो जाती है,
गर्मी के कारण वायु विरल हो जाती है पृथ्वी के नजदीक, और ऊपर की वायु ठीक इसका उल्टा हो जाती है। तो हार्ट मतलब ये मिरेज, मरीचिका, हिंदी में इसे कहते हैं मरीचिका। ये मरीचिका की घटनाएं जो है दो तरह की है, हॉट मिरेज ठंडे प्रदेशों में और गर्म प्रदेशों में। तो दोनों का उदाहरण मैंने बताया, और निश्चित नाम के परावर्तन पर ही आधारित है, इसे ध्यान रखते रहेंगे। तो आज हमने कई चीजें देखा कि कैसे जो है प्रकाश का के अपवर्तन की घटना होती है, और प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कई चीज़ों को मैंने स्पष्ट करने का प्रयास किया। घर पे इसका अभ्यास ज़रा करेंगे और देखेंगे, फिर चीज़ों को स्पष्ट हो जाए, ताकि तो फिर हम लोग गोलीय पृष्ठों अगला हमारा रहेगा गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन, क्योंकि समतल पृष्ठों पर अपवर्तन हमने देखा। आगे जो है हम गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन देखेंगे, और आज के लिए इतना ही रखा जाए। तो फिर जो है आगे की कक्षा में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामना।